एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। जो एमएम एकेडमी ऐप है उसका अपडेशन आ गया है। और जो ये अपडेशन है ये फोर्स्ड अपडेशन है, मतलब जब तक आप अपडेट नहीं करोगे आपको जो वीडियोस है वो दिखाई नहीं देंगे। इसीलिए अगर ऐसा हो रहा है कि आपको जो होम पेज है उसमें अगर वीडियोस नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको सिर्फ ऐप को अपडेट करना है। जैसे ही आप ऐप को अपडेट कर लोगे उसके बाद आपको सारे वीडियोज़ जो है दिखाई देंगे। ये अपडेट में आपको एक्स्ट्रा फीचर जो है वो साइन इन के फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। ये काफ़ी लोगों को साइन इन करने में प्रॉब्लम हो रहा था। जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड बता रहा था या फिर जो ईमेल आईडी है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रही थी। तो यहाँ पर आपको फेसबुक और जीमेल दोनों से आप रजिस्टर जो है वो कर सकते हो। तो एकदम स्मूथली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो वीडियोस है डेमो लेक्चर वो भी आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको डरना बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ये भी कह रहा है कि मत डरो, अपडेट करो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो theMMAcademy1@gmail.com इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको फास्ट में बता देता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पर ऐप को एंजॉय कर सकते हो। जब आप ऐप को डाउनलोड करोगे उसके बाद आपको इस तरीके का फ्रंट पेज दिखेगा जहाँ पर आप फेसबुक से जीमेल से भी लॉगिन कर सकते हो। अगर आपका जीमेल अकाउंट नहीं है, फेसबुक अकाउंट नहीं है, अगर आपको साइन अप करना है तो साइन अप भी आप कर सकते हो और आपको डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप यहाँ पर साइन इन कर लोगे। जैसे ही आप साइन इन करते हो आपको होम पेज दिखाई देगा। यहाँ पर होम पेज में जो भी वीडियोस अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि रेगुलरली वीडियो जो है अपलोड होते रहेंगे, तो वो वीडियोस आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो, मतलब यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको फिर डेमो लेक्चर जो दिखाई देंगे, थोड़े बहुत डेमो लेक्चर्स आपको दिखेंगे। उसके बाद अपने आप वो सब्सक्रिप्शन पेज पर लेकर जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरे जो लेक्चर्स है वो अच्छे ही रहेंगे, तो अगर आपको डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद इस तरीके का एक पेज खुलेगा और फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आएगी प्रोफाइल में आप क्लिक करोगे तो ये पेज खुलेगा जहाँ पर आपको प्लान दिखेंगे, नो एक्टिवेटेड प्लान। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको जो ऑप्शन है वो नजर आएंगे प्लान के। उसके बाद आपको कई ऑप्शन दिखेंगे पे करने के। अभी फिलहाल के केस में अगर आप डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से करते हो तो उसमें हो सकता है कि जो प्रॉब्लम है वो आ जाए पेमेंट में। यूपीआई से अगर आप करते हो तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ 1 या 2 दिन का रहेगा, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी जितना चाहे उतना पे कर सकोगे। यूपीआई जो है ये अभी अगर आप इस्तेमाल करते हो 1 या 2 दिन में, अगर आपको करना है आज या कल में करना है, तो अगर आप यूपीआई करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर शेयर का भी ऑप्शन है जहाँ से आप जो ऐप है उसे शेयर भी कर सकते हो अगर किसी और को रिकमेंड करना है तो इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपको ऐप पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, तो आप शेयर दूसरों को भी जरूर कीजिए, जिससे कि वो भी डाउनलोड करके जो वीडियोस है वो एंजॉय कर सके। ये देखिए दोस्तों क्या ज़बरदस्त कोड बोली गई है कि आई नो आई एम ऑन द राइट पाथ बिकॉज थिंग्स स्टॉप बीइंग ईजी। अगर आप सही डायरेक्शन में हो तो आपको मुश्किलें नज़र आएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो कठिनाइयाँ हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई है, समझ लीजिएगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। क्योंकि जब लोग आपको अपोज करने लगे, जब लोग आप पर हंसने लगे, जब लोग आपको पागल बोलने लगे, तब समझ लीजिएगा कि आप इतिहास रचने के लिए तैयार हो, आप इतिहास रचने जा रहे हो। क्योंकि वो लोग जिन्होंने सिर्फ इतिहास पढ़ने में अपनी ज़िंदगी बिता दी है वही दूसरों को इतिहास रचने से रोकते हैं। इसलिए अगर आप पे वो हंस रहे हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, समझ लीजिएगा कि आप एकदम सही राह पर हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 17 अप्रैल का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं और इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेट है ये स्टेट कौन सा है ये आपको बताना है। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। तो यहाँ पर स्टेट के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी वो लिखिए। कौन कौन से स्टेट से बॉर्डर करता है ये राज्य वो भी लिखिए। इंटरनेशनल स्टेट से बॉर्डर करता है तो वो भी लिखिए। तो सारी चीज़ें आपको जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लिखिए और फिर उसके बाद वीडियो को रिज्यूम कीजिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए यहाँ पर जो एक्सप्लेन सेक्शन है वो देखने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेन सेक्शन में यहाँ पर जो मलेरिया ड्रग है उसके बारे में बताया गया है। अब मतलब जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है कितने बार पढ़ेंगे, मतलब कितने बार। तो मुझे आप सच में बताओ कि किस किस को इसमें पीएचडी जो है हासिल हो चुकी है। इतने बार हमने कवर किया हुआ है तो कितने लोगों को इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस तरीके से काम करती है और इसके साथ साथ में कौन सा ड्रग दिया जाता है जिससे कि यहाँ पर कोरोना वायरस जो उसे लड़ा जा सके। जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन्हें दी जाती है। क्या क्या नहीं हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसीलिए आप मुझे बताइएगा किस किस को यहाँ पर पीएचडी इस चीज़ में हासिल हो गई है। दूसरा यहाँ पर ये जो चीज़ है कि डिसीज़ जो है ये ज़्यादा जो मेन है उन्हें मार रहा है एज़ कम्पेयर टू विमेन। मतलब यहाँ पर जो कोरोना वायरस है ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, जो मेल है फीमेल है। मतलब हमारा जो आर्टिकल 14 है उसे वायलेट कर रहा है। आर्टिकल 15 को क्यों नहीं? क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो सिटीजन नहीं है ना, वो चाइना का है। तो जो आर्टिकल 15 है वो सिर्फ सिटीजन्स के पर लागू होता है। तो जब कोरोना वायरस यहाँ पर डिस्टिंग्विश कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है, तो आर्टिकल 14 यहाँ पर वो वायलेट कर रहा है। तो खैर, तो यहाँ पर जो मेन है उन्हें ज़्यादा मार रहा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल।
तो ये क्यों कर रहा है ये भी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गोल्ड प्राइसेस जो है वो इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नई चीज़ है, तो ये हम यहाँ पर समझेंगे। उसी के साथ साथ ये वाला अगर आप आर्टिकल देखोगे तो हमने कल जो डिस्कस किया था कि जो एक पुलिस ऑफिसर है उसका जो हाथ है वो चॉप्ड कर दिया गया था, है ना, तो वो हमने कल डिस्कस किया हुआ है, कल या परसों कुछ डिस्कस किया था। तो हाथ जो चॉप्ड किया गया इसका मतलब क्या है, हाथ के समझ लीजिए आप इस तरीके से, एकदम आसान शब्दों में समझना है तो हाथ के इस तरीके से अगर दो टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, चॉप्ड किया गया मतलब ये टुकड़ा ही हो गया, ये अलग टुकड़ा निकल गया, ये अलग टुकड़ा हाथ को लगा हुआ है। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर ये जो होता है ये फिर से अगर ज्वाइंट किया जाए तो क्या हो सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर किया जा सकता है, इसको हम सेम उसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। जैसे कि क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर कर लेते हो तो जो नर्व्स है वो जैसे के वैसे तो फिट नहीं बैठेंगे, तो इसीलिए नर्व्स में जो है कुछ प्रॉब्लम आते हैं। और नॉर्मल जो मूवमेंट होती है, अगर हमारा नॉर्मल हाथ आप देखोगे तो नॉर्मल अच्छे तरीके से मूवमेंट होगी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मूवमेंट उतनी नॉर्मल नहीं होगी। तो यही सारी चीज़ें जो है इस आर्टिकल में यहाँ पर दी हुई है। उसी के साथ एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज अगर आप देखते हो तो ये दोनों जो आर्टिकल है इन्हें हम मर्ज करके देखने वाले हैं। मतलब यहाँ पर केरला जो है उसने किस तरीके से खुद को प्रिपेयर किया उसके बारे में बात की गई है, और इसमें कपिल सिब्बल साहब ने लिखा हुआ है, तो बट ऑब्वियस है थोड़ा पॉलिटिकल रहेगा, लेकिन फिर भी इसमें से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दोनों आर्टिकल को साथ में देखेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है, अफगानिस्तान को दो चीज़ों से फाइट करना है, एक तो कोरोना वायरस है ही, उसी के साथ दूसरा टेररिज्म, तो उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है, तो इसे भी जानेंगे, काफ़ी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। उसी के साथ साथ ये वाला जो आर्टिकल है इंसॉल्वेंसी के बारे में बात कर रहा है, तो इंसॉल्वेंसी के बारे में हमने काफ़ी बार देखा हुआ है, तो एक बार रिवीजन पर्सपेक्टिव से इस आर्टिकल पे नज़र डालेंगे। बाकी ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल हमारे लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि हमने देखा हुआ है। तो आइए हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि जो गोल्ड प्राइजेस है वो यहाँ पर क्यों बढ़ रहे हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो सारी चीज़ों के दाम नीचे आ रहे हैं, लेकिन जो गोल्ड प्राइजेस है वो यहाँ पर बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है और आगे सिनारियो क्या हो सकता है कि जो गोल्ड प्राइजेस है क्या वो और बढ़ सकते हैं, यही सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर नज़र डालने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेंसेक्स है उसकी किस तरीके से यहाँ पर चल रही है। आप देखिए पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा था, अगर आप देखोगे दिसंबर 2019, नवंबर, अक्टूबर, तो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पर सेंसेक्स जो है हमारा चल रहा था। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जैसे ही 2020 आता है और फिर यहाँ पर जैसे ही मार्च आता है, जहाँ से जो कोरोना वायरस है उसका कहर शुरू हो जाता है, वहाँ से सेंसेक्स देखिए कितना ड्रॉप होता है, और इसकी जो रिकवरी है ये ऑलमोस्ट यहाँ पर बहुत ही कम चांसेस इसके देखने को मिल रहे हैं। तो जो सेंसेक्स है वो पूरा नीचे आ गया है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो इंडियन रुपी, आप देखिए यहाँ पर गोल्ड के जो प्राइसेस हैं इंडियन रुपी में वो कितने तेजी से बढ़ रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो गोल्ड के प्राइसेस है वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं, मतलब मार्च से जहाँ पर सेंसेक्स यहाँ पर नीचे आ रहा था वहाँ पर आप यहाँ पर गोल्ड प्राइसेस देखिए कितने ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका कारण क्या है, अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो जो गोल्ड प्राइसेस है ये 47,000 पर 10 ग्राम पहली बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये 16 अप्रैल की न्यूज़ है। आप देख सकते हो कि कितना तेजी से जो गोल्ड प्राइसेस है उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए बेसिकली जो गोल्ड प्राइजेस है उसके दाम किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं। सारी चीज़ें दुनिया में, सारी चीज़ें, मतलब आप डॉलर्स के रेट देख लो, आप करेंसी के देख लो, आप गोल्ड के देख लो, जो भी चीज़ें हैं उसके जो दाम है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो करेंसी है, उसकी जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंडेंट होती है। डिमांड और सप्लाई जो है उसी पर बेस्ड होती है। अब यहाँ पर कई सारे फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर तो यह है कि सेंसेक्स पूरा नीचे जा रहा है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो रुपी है उसके दाम यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। जो इंडियन रुपी है एज कम्पेयर टू डॉलर्स वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। अब रुपी के जो दाम बढ़ते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम जो गोल्ड है मोस्टली इंपोर्ट करते हैं, ज़्यादातर गोल्ड यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है हमारे देश में। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। $1 मान लीजिए 50 रुपये का है, मतलब $1 की कीमत कितनी है, 50 रुपये है। अब यहाँ पर 1 kg ऑफ गोल्ड यहाँ पर है $1 का, ठीक है, $1 का 1 kg ऑफ गोल्ड है। तो अगर हम यहाँ पर 1 kg ऑफ गोल्ड जो है वो इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में लाते हैं, तो फिर यहाँ पर हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 1 kg हमने इंपोर्ट किया है, कितने का है, $1 का है। $1 कितने का है, 50 रुपये का है, मतलब यहाँ पर कितने देना पड़ेगा, यहाँ पर देना पड़ेगा 50 रुपीज़। अब मानिए कि यहाँ पर ये जो डॉलर की कीमत है ये इंक्रीज हो जाती है, ये हो जाती है 100 रुपीज़, मतलब $1 की कीमत अब कितनी हो गई है, 100 रुपीज़, मतलब वैल्यू जो है हमारे करेंसी की वो डिप्रिशिएट हो गई है।
तो यहाँ पर हम उतना ही अगर मंगा रहे, 1 किलो ही मंगा रहे हैं और $1 ही उसकी कीमत है, लेकिन यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज हो गया है, हमारी करेंसी डिवैल्यूएट हो गई है। तो अब $1 के मुकाबले पहले जो 50 रुपये हमें देना पड़ रहा था, अब कितने देना पड़ेगा? अब देना पड़ेगा 100 रुपीज़। तो मतलब क्या हुआ? मतलब यहाँ पर सोना जो है वो क्या हुआ? महंगा हुआ या सस्ता हुआ? बट ऑब्वियस है यहाँ पर जो महंगाई है वो यहाँ पर बढ़ गई। और भी कई फैक्टर्स है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर देखिए इंडियन रुपी कितना तेजी से फिसल रहा है ना, कितना तेजी से फिसल रहा है। अब यहाँ पर देखिए मतलब कहाँ पर पहुँच गया है, 76.56, मतलब ऑल टाइम हाई पर यहाँ पर जा रहा है। तो इस तरीके से हमें जो कारण है वो देखने को मिल रहा है, मोस्ट ऑफ दी जो इम्पोर्ट्स है वो यहाँ पर काफ़ी महंगे हो रहे हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बाकी जो फेडरल बैंक्स है, मतलब जो भी दूसरे कंट्रीज की जो सेंट्रल बैंक है, वो क्या कर रही है कोशिश कि यहाँ पर लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। अब लोगों के हाथ में पैसा प्रोवाइड करने के लिए वो रेपो रेट कम करती जा रही है। अब लोगों के हाथ में जब पैसा जाएगा तो वो क्या करेंगे? बट ऑब्वियस है कि वो इन्वेस्ट करेंगे या फिर खर्च करेंगे। कहाँ खर्च करेंगे? या तो वो डेली जो चीज़ें होती है उस पर खर्च कर सकते हैं, या तो वो एसेट बिल्डिंग पर खर्च कर सकते हैं, गाड़ियाँ ले ली, घर ले लिए, गोल्ड ले लिया, ये सब पर। अब अभी अगर आप एट प्रेजेंट देखोगे तो इसमें उनको गोल्ड ही एक राह जो है वो देखने को मिल रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो घर है, रियल इस्टेट है, इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है कि कम है एज़ कंपेयर टू गोल्ड। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप कितने आसानी से वो चीज़ बेच सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपको चॉकलेट खरीदनी है, ठीक है, आपको चॉकलेट खरीदने का बहुत मन कर रहा है। अब चॉकलेट जब आपको खरीदनी है तो आपके पास अगर पैसे नहीं है, अगर आपके पास 10 रुपये चाहिए, आपको 10 रुपये नहीं है, तो अगर आपके पास घर है और गोल्ड है तो दोनों में से कौन सी चीज़ आप आसानी से बेच पाओगे? बट ऑब्वियसली कि गोल्ड जो है वही बेच पाओगे ना। घर जो है वो आप आसानी से बेच पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं बेच पाओगे, क्योंकि घर जो है इसकी लिक्विडिटी काफ़ी कम है, खरीदने के ग्राहक काफ़ी कम मिलेंगे। लेकिन गोल्ड आप कंपेरेटिवली जल्दी बेच सकते हो। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर आप गोल्ड आपके पास रखते हो, आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए आ रहे हैं, तो 1 लाख आप करेंसी में रखोगे तो उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती रहेगी, क्योंकि 76 रुपये हो रही है, फिर 80 हो जाएगी, इस तरीके डिप्रिशिएट हो रही है। अब लोग 1 लाख में क्या कर सकते हैं? या तो घर ले सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं, या तो गोल्ड ले सकते हैं। घर लेंगे तो उसकी डिमांड जो है वो काफ़ी कम देखने को मिल रही है ना। रियल इस्टेट का भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है। लोग जो अगर बेचने जाएंगे तो उसमें महीना लग जाएगा, 1 साल भी लग सकता है। लेकिन गोल्ड जो है अगर आप वो बेचने जाओगे तो फटक से बेचा जाएगा। तो ये 1 लाख में लोग क्या करेंगे? गोल्ड जो है वो खरीद लेंगे, गोल्ड खरीद के रखेंगे, उसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ रही है, मतलब इनकी जो वैल्यू है 1 लाख की वो भी यहाँ पर 2 लाख हो जाएगी जल्द से जल्द। और बेचना चाहे तो जल्द से जल्द बेच भी सकते हैं। चॉकलेट भी अगर खानी है तो गोल्ड को बेच सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लोग क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, गोल्ड खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब गोल्ड खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो डिमांड जो है वो बढ़ रही है, कम हो रही है? गोल्ड की वो बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? बट ऑब्वियस वैल्यू बढ़ेगी। इसीलिए और ज़्यादा यहाँ पर हमें जो प्राइजेस है वो जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो रिसेशन जो है बहुत बुरी तरीके का आने वाला है। यहाँ पर बोला भी जा रहा है कि रिसेशन नहीं है तो डिप्रेशन आएगा करके। अब इसमें आपको 3 चीज़ें पता रहनी बहुत ज़रूरी है। एक होता है स्लो डाउन, दूसरा होता है रिसेशन, तीसरा होता है डिप्रेशन, और फिर वो मतलब महा डिप्रेशन, वो सब ठीक है। लेकिन ये 3 जो चीज़ें हैं ये आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। स्लो डाउन मतलब क्या होता है कि जब हमारी जीडीपी, देखिए किसी भी चीज़ की पर्टिकुलर अगर आप देखोगे तो वो नहीं होता है, पर्टिकुलर कोई पैरामीटर्स आके हुए। लेकिन नॉर्मल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो स्लो डाउन मतलब क्या होता है? आपकी जीडीपी जो है वो कम कम होती जा रही है। जैसे कि हमारी जीडीपी जो है वो 7% से फिर 5%, फिर उसके बाद 4.5%, इस तरीके से आती हुई देखी है। मतलब हमारी जीडीपी यहाँ पर नीचे जा रही है। इसका मतलब स्लो डाउन जो है हमारे देश में पहले से ही था। अब उसके बाद आता है रिसेशन। रिसेशन का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव टर्म में, जैसे कि हमारी जीडीपी जो है वो क्वार्टर्स होते हैं उसमें, है ना, क्वार्टर 1, तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, इस तरीके से 4 क्वार्टर होते हैं जो कि साल बनता है। तो ये जो फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, ऐसे कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म में, 2 क्वार्टर्स में अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाती है तो हम कहेंगे रिसेशन जो है वो आ चुका है। और अगर हमारी जीडीपी जो है वो इतना नीचे चली जाती है कि उसका फिर से ऊपर आना ये बहुत मुश्किल हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि डिप्रेशन जो है वो आ चुका है। मतलब अब यहाँ पर 5 से 10 साल जो है वो आराम से इकोनॉमी को रिकवर होने में लग जाएंगे। तो ये यहाँ पर हमें 3 टर्म्स जो है वो देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको गोल्ड प्राइजेस क्यों बढ़ रहे हैं इसके बारे में पूरा कंप्लीट आइडिया जो है वो आ गया होगा।
तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं, जो डिसीज है वो मेन को ज़्यादा मार रहा है एज कम्पेयर टू फीमेल विमेन, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखिए यहाँ पर कोरोना वायरस केसेस अगर हम देखते हैं वर्ल्ड वाइड तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डेथ अगर हम देखते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस केसेस जो है इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 13,500 के ऊपर चले गए हैं, डेथ अगर हम देखते हैं तो 450 के आसपास पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर ये पाया गया है कि जो मेन है उनकी डेथ यहाँ पर ज़्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू फीमेल। अब देखिए इसका पर्टिकुलर कारण जो है, साइंटिफिक कारण जो कि हम ऑफिशियल कारण बोलते हैं, ऐसा कारण जो है वो तो नहीं मिल पाया है। लेकिन फिर भी एक जो कारण हमें ये देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए 2.8% जो है वो यहाँ पर मेन की डेथ रेट है और 1.7% जो है वो विमेन का है। तो बट अब ऐसे देखने को मिल रहा है कि जो विमेन है उनका यहाँ पर कम है एज कम्पेयर टू मेल। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका कारण जो है, पर्टिकुलर कारण तो नहीं पता, लेकिन जो कारण यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो ये है कि पहला कारण ये है कि जो मेन है वो ज़्यादातर जो टॉक्सिक ये चीज़ें होती है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया। तो इसके वजह से क्या है, ऑलरेडी उनके जो फेफड़े हैं, उनकी जो बॉडी है वो इतनी इम्यून सिस्टम से कम हो जाती है एज कम्पेयर फीमेल। फीमेल भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कंपेरेटिवली मेन जो है उनका यहाँ पर ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो मेल है उनकी इम्यून सिस्टम कंपेरेटिवली वीक और इसीलिए उनकी जो डेथ है वो ज़्यादा हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो फीमेल होती है, जो विमेन है, वो यहाँ पर जो हाइजीन है वो ज़्यादा रखती है, मतलब हाथ जो है प्रॉपरली वॉश करना, जो भी चीज़ें हैं प्रॉपरली, मतलब उनकी हाइजीन है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। और मेल जो है वो बाहर का काम ज़्यादा करते हैं एज मतलब कम्पेयर टू फीमेल, है ना। हम रूरल एरिया की अगर हम बात करते हैं तो जो मेल है वो ज़्यादातर बाहर जाना, ये करना, कहीं पर भी हाथ लगा देना, फिर उसके बाद निगलिजेंस की वजह से हाथ न धोना। लेकिन जो फीमेल होती है उनमें उतनी अवेयरनेस होती है, उनमें उतनी जो इंटेलिजेंस है वो होती है कि अगर यहाँ पर टच किया है तो उन्हें याद रहता है कि यहाँ पर मैंने टच किया था और इसीलिए अब मुझे हाथ धोना जरूरी है। तो ये यहाँ पर ज़्यादा है, इसीलिए ये दो कारण यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये समझा गया है या फिर ये समझा जा रहा है कि इसी कारणों की वजह से जो मेल है उनकी यहाँ पर ज़्यादा डेथ हो रही है एज कंपेयर टू फीमेल। अब यहाँ पर हम अगर दूसरा आर्टिकल देखते हैं तो इसमें हमें दो आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। एक तो यहाँ पर केरला के बारे में बात कर रहा है आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल है यहाँ पर जो कपिल सिब्बल साहब के बारे उनके द्वारा लिखा गया है, और ये यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए पूरे आर्टिकल में अगर आप देखोगे तो क्रिटिसिज्म जो है वो किया गया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है सरकार ने लागू करना चाहिए था, पर अब तक वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। गरीब जो है उसका कल्याण यहाँ पर करना चाहिए था, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो माइग्रेंट्स है उनका यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। तो सरकार जो है वो जो स्टेप्स उन्हें लेने चाहिए वो स्टेप्स नहीं ले रही है। मतलब भारत के पास पहले से ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था, लेकिन अब भी वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है और ये डिजास्टर ही है। लेकिन हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है जो इस आर्टिकल में नहीं दिया गया है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 का, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि एग्जाम में आपको ये नहीं पूछा जाएगा कपिल सिब्बल साहब ने जो कोरोना वायरस है उससे रिलेटेड किस तरीके से टिप्पणी की है सरकार के ऊपर, लेकिन इसमें जो उन्होंने वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये सब चीज़ों का यहाँ पर कपिल सिब्बल साहब ने उल्लेख किया है। इसीलिए ये चीज़ हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है और यही फायदा आपको वीडियोस का मिलता है। पेपर में अगर आप देखोगे तो आप ये पढ़ोगे, लेकिन वीडियोस अगर आप देखोगे तो इसका तो आपको सार मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आपको मिलेगी। तो आइए यहाँ पर हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से रिलेटेड जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसे हम एनडीएमए कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो एनडीएमए बेसिकली ये अपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। ये फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 27 सितंबर 2006 को। देखिए एक एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 27 सितंबर 2006 को कॉन्स्टिट्यूट की गई थी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और इसमें 9 अदर मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं, और उसी के साथ साथ उनमें से एक जो है वो डिसिग्नेट किया जाता है एज अ वाइस चेयरपर्सन। क्लियर है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या है कि इसे स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, तीन तरीके की बॉडी होती है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, नाइदर स्टैट्यूटरी नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या है, किसी एक्ट के थ्रू वो बनाई गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब क्या है, हमारे आर्टिकल में उसका जिक्र किया गया, हमारे संविधान में। नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई जाती है, जैसे कि नीति आयोग, है ना। तो ये क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया में। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, ये 27 सितंबर 2006 को कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। तीसरी चीज़ क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो है ये इसके चेयरपर्सन होते हैं, बाकी 9 मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पर मैंडेट विजन अगर आप देखोगे तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसके बारे में आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा।
फंक्शंस इसके इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि इसके फंक्शन जो है नीचे दिए गए में से कौन कौन से फंक्शंस है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो नेशनल डिजास्टर प्लान यहाँ पर अप्रूव करना, पॉलिसी डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उस पर ले डाउन करना, जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है नेशनल प्लान उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करना, जो स्टेट अथॉरिटीज़ है उन्हें यहाँ पर गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, उसी के साथ साथ जो एनफोर्समेंट होता है डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज़ का उसे इम्प्लीमेंट करना, ये सारे कोऑर्डिनेट करना, उसी के साथ साथ जो फंड है उसे रिकमेंड करना, ठीक है, रिकमेंड करना प्रोविजंस ऑफ फंड फॉर द पर्पस ऑफ मिटिगेशन। रिकमेंड करना, फिर से मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ रिकमेंड करना, यहाँ पर अलॉट करना नहीं है कि इनके पास अथॉरिटी की अलॉट कर देंगे, ठीक है, रिकमेंड करना यहाँ पर इनके हाथ में है। उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ मेजर्स लेने हैं प्रिवेंट करने के लिए तो वो कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर प्रोवाइड करना, ये सब कुछ वो कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट कमेटी आती है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है सेक्शन 8 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। क्यों की गई है? जिससे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसे यहाँ पर असिस्ट किया जा सके, उसके फंक्शंस को बेटर बनाया जा सके। अब यहाँ पर जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, देखिए यहाँ पर जो हमने देखा था, यहाँ पर हमने देखा कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, अथॉरिटी है, उसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन इसी के अंतर्गत हमें एक कमेटी देखने को मिलती है, लेकिन नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसके यहाँ पर जो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन है वो कौन होते हैं? यूनियन होम मिनिस्टर, मतलब मोटा भाई। समझ में आ गया आपको? तो ये दो, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछा ही जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि केरला जो है उसने यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है। केरला ने जो मिटिगेट करने का काम किया है बहुत खूबसूरत तरीके से किया है, क्योंकि जो फ्लैटनिंग ऑफ कर्व है, फ्लैटनिंग ऑफ कर्व हमने देखा था, कर्व इस तरीके से जा रहा है तो प्रॉब्लम है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन वही कर्व अगर इस तरीके से हो जाता है मतलब क्या है? कर्व यहाँ पर फ्लैटन हो रहा है। तो केरला में हमें केसेस जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले थे, मतलब आप कंपेरेटिवली देखोगे तो महाराष्ट्र और केरला में तो कॉम्पिटिशन लग गया था कि इतने केसेस हो रहे हैं, लेकिन फिर केरला ने एकदम से केसेस जो है उसे मिनिमाइज कर लिया और यहाँ पर जो केसेस है एकदम फ्लैटन कर दिया कर्व को। तो इससे काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। केरला को काफ़ी बार आदत रही है, अगर आप देखोगे नीपा वायरस देखिए, आप बाढ़ देखिए, तो मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट से लड़ने के लिए जो केरला है उनके पास जो एक एक्सपर्टीज जो है, हम बोल सकते हैं कि एक्सपर्टीज यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आ गई है, जिससे कि अब कोई भी अगर आपदा आती है तो बहुत अच्छी तरीके से उससे लड़ सकते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर केरला जो है उसे सीखनी चाहिए। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम जो है वो टला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए यहाँ पर केरला जो है वो अभी सेफ है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर लॉकडाउन जो हट जाएगा तो जो माइग्रेंट है, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा दुबई में, आप अरब कंट्री से बोलिए, काम करते हैं, जो साउथ इंडिया है वहाँ से, अगर माइग्रेंट यहाँ पर फिर से घर पे आना शुरू हो जाए तो और यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो एरिया है मिटिगेट करने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है, इसलिए प्रॉपर तरीके से जो फेज आउट है लॉकडाउन का वो भी यहाँ पर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं फाइटिंग ऑन टू फ्रंट्स। अब यहाँ पर देखिए जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है ये बहुत बुरी तरीके से स्प्रेड हो रहा है। अफगानिस्तान जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी फेस कर रहा है ना, मतलब यहाँ पर पहला तो वो तो लड़ रहा है ही, जो मतलब कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, उससे तो लड़ रहा है ही, लेकिन उसी के साथ साथ टेररिज्म जो है उससे भी उसे लड़ना पड़ रहा है। तालिबान जो है उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, बहुत सारे उसके जो प्रोमिसेस है वो हमेशा ब्रेक करते रहते हैं कि हम शांत रहेंगे, हम शांत रहेंगे, हम शांत रहेंगे, लो भैया बम फोड़ दिया। इस तरीके से जो है हमें देखते रहना पड़ता है हमेशा, है ना। तो वायलेंस जो है उसे रिड्यूस करने के लिए अभी एट प्रेजेंट ज़रूरी क्या है कि सभी सरकारों ने मिलकर जो कोविड-19 है उससे लड़ना चाहिए, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट जो है दिए गए हैं ऑथर के द्वारा। पहली चीज़ है कि एक्नॉलेजमेंट, मतलब यहाँ पर कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा पेंडेमिक जो है ये थ्रेट है, और सभी का सपोर्ट कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। सभी का सपोर्ट यहाँ पर हमें चाहिए और सभी का जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर हमें मिलता रहना चाहिए। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जिससे कि जो एक कंडीशन है वो हम इम्प्रूव कर सके, जो साइमल्टेनियसली अफगानिस्तान लड़ रहा है। दूसरा यहाँ पर आता है कि ये कहीं पर भी स्प्रेड हो सकता है, किसी को भी स्प्रेड हो सकता है। मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि अगर कोई आतंकवादी है तो उसको नहीं होगा, कोई गवर्नमेंट का बंदा है तो उसको नहीं होगा, ये हर किसी को स्प्रेड हो सकता है, हर कहीं हर जगह स्प्रेड हो सकता है। तो ये दूसरी चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तीसरी चीज़ है एडवर्सिटी, मतलब यहाँ पर एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो बहुत ही बुरा सिनारियो जो है वो चल रहा है। तो इसीलिए मतलब ऐसे सिनारियो के लिए हम रेडी नहीं है ना, कि अगर ऐसा सिनारियो आया तो हमारे पास वैक्सीन रेडी है या फिर एक्सपर्टीज रेडी है कि किस तरीके से इसे काउंटर किया जाए, मिटिगेट किया जाए। हाँ, हम यहाँ पर एट प्रेजेंट रेडी नहीं है। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें
तो यहाँ पर जो वल्नरेबल लोग हैं उन्हें हमें सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अभी अगर वल्नरेबल लोग को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनकी डेथ रेट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए एट प्रेजेंट ज़रूरी है कि हमें वल्नरेबल लोग जो है उन्हें यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए। और फिफ्थ है रिकवरी। रिकवरी किस तरीके से की जाए, क्या हमारे पास रिकवरी प्लान्स रेडी है, क्या हमारे पास जो इकोनॉमिक डैमेज यहाँ पर होने वाला है उसके लिए कोई प्लान्स रेडी है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ये जो 5 यहाँ पर चीज़ें बताई गई है ऑथर के द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर हमें सोच विचार करना चाहिए कोरोना वायरस से लड़ने से पहले, या फिर आपस में कोई कम्युनल वायलेंस करना है या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करनी है तो ये सारी चीज़ें जो है ये समझना चाहिए हमें बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अश्योरेंस फॉर द टफ टाइम। अब देखिए यहाँ पर टफ टाइम जो है सिर्फ क्या जो वल्नरेबल मतलब जो गरीब इंसान है उसी के लिए है नहीं। यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर हमारा विजन जो है अगर हम ब्रॉड करते हैं तो प्रॉब्लम सभी के लिए है। बड़े से बड़े इंडस्ट्री से लेकर छोटे से छोटे जो वर्कर है वहाँ तक प्रॉब्लम चल रही है। फार्मर से लेकर तो सोल्जर, हर किसी को तरफ प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टफ टाइम में यहाँ पर अश्योरेंस सभी को दिया जाना चाहिए। हमने यहाँ पर गरीब कल्याण योजना जो है वो लेकर आए, जिसके तहत हमने जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, जो गरीब इंसान है उसके लिए जो पैकेजेस हैं वो यहाँ पर अनाउंस किए। भले ही वो पैकेजेस जो है वो इनफ नहीं है और पैकेजेस जो उसकी ज़रूरत पड़ेगी और सरकार मैं उम्मीद करता हूँ कि पैकेजेस जो है वो लेकर आएगी। उसी के साथ साथ जो MSMEs है, मतलब समझ लीजिए कि हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई अगर कोई एकदम सिंपल कपड़े पहन रहा है तो मतलब उसके लिए जल्दी सिंपैथी आ जाती है, उसके लिए दया आ जाती है। और अगर कोई इंसान सूट बूट पहन रहा है और उसके जेब में 1 रुपया भी नहीं है तो हमें उसके लिए सिंपैथी नहीं आती है क्योंकि उसने सूट पहना हुआ है ना। तो ये बड़ी प्रॉब्लम जो है ये मतलब एक जो जजमेंटल मेंटेलिटी है ना ये हमें यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि प्रॉब्लम आप देखिए प्रॉब्लम किस तरीके का है। एक फॉर एग्जांपल एक छोटी कंपनी किसी ने शुरू की है, अभी शुरू की है, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसने शुरू किया है। अब उसमें उसने मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसके पास कम से कम 100 लोग जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, 100 लोग उसके जो इंडस्ट्री है फैक्ट्री है उसमें काम कर रहे हैं। लॉकडाउन लग गया, जो फैक्ट्री है उस पर ताला लग गया। अब यहाँ पर जो 100 लोग काम कर रहे थे उनको सैलरी जो है वो देना ही पड़ रहा है, सैलरी यहाँ पर देना ही पड़ रहा है। फॉर से यहाँ पर अगर उसने 10-10 हज़ार के लिए भी रखा हो तो कितनी सैलरी उसकी मंथली जा रही है, समझ लीजिए 2 महीने तो हो ही गए हैं, है ना, 2 या 3 महीने यहाँ पर सैलरी उसकी जाएगी ही बेमतलब। उसी के साथ साथ इसका जो भी खर्चा आएगा, अगर रेंटेड है तो उसका खर्चा अलग। तो मतलब आप सोचिए कितना पैसा इसका जा रहा है और इनपुट कुछ भी नहीं आ रहा है, उसे जो प्रॉफिट है कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ यहाँ पर लॉस होता जा रहा है। मतलब ये जो 3 महीना है कंटिन्यू लॉस होता रहेगा, कब तक कोई लॉस सहेगा। तो इसके तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए, सरकार ने इसके तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और सरकार इसके तरफ ज़्यादा ध्यान जो है वो तब देगी जब मेजर्स यहाँ पर लिए जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मोरेटोरियम दिया गया है ना, मतलब जो माफ़ी दी गई है 3 महीने की, अब उसमें तो बैंक जो है वो तो अपनी तरफ से खेल ली, जो इंटरेस्ट है उन्होंने ऐड कर लिया, लेकिन खैर यहाँ पर दिया गया, अगर किसी को नहीं देना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर ये आती है कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, IBC जो यहाँ पर लाए गए थे, IBC हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, इसलिए सिर्फ एक रिवीजन पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ पर ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं तो आर्टिकल डिस्कस भी नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि काफ़ी पहले किया था मैंने IBC डिस्कस, इसीलिए अभी एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। IBC हमें देखने को मिलता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। और इसी के साथ साथ इसमें क्या देखने को मिलता है हमें, अगर कोई प्रॉब्लम आता है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, कंपनी ने अगर बैंक से कोई पैसे लिए हैं, अगर इसको बैंक को पैसा नहीं दे पा रही है तो बैंक रिकवरी के लिए कहाँ जा सकती है, तो जा सकती है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये किसके अंतर्गत बनाया गया है, ये कंपनीज एक्ट 2013 जो है इसके अंतर्गत बनाया गया है, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, IBBI के अंतर्गत नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 के। अगर आपका इसमें निवारण नहीं होता है तो आप कहाँ जा सकते हो, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल में, फिर उसके बाद आपको जो निवारण है वो मिल जाएगा, है ना। अब इस केस में आप देखिए कि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि अब ये जो कंपनीज है ये काफ़ी लॉस में जा रही है, हो सकता है कि कंपनी बैंक को रिपे ना कर पाए, तो यहाँ पर बैंक जो है उनको भी यहाँ पर मोरेटोरियम जो दिया जाना चाहिए, इनको भी, मतलब क्या है कि अगर इनके पैसे ना आए तो इनको भी यहाँ पर मोरेटोरियम देना जाना चाहिए कि भाई 3 महीने तक अगर नहीं कर पा रहे हो आप पे तो बात अलग है, क्योंकि यहाँ पर भी लोन जो लिया गया है वो भी पे करो, सैलरी भी पे करो, रेंट भी पे करो, सब कुछ पे करो, वापस क्या मिल रहा है, बाबा चिकन लो। तो इस तरीके से चीजें हैं वो देखने को मिल रही है। तो यही चीज यहां पर बताई गई है कि IBC के तहत जो रिकवरी रेट है काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यहां पर क्या होता है मोस्टली अगर बैंक को ये पता चले कि ये हमको पैसे नहीं दे पाएगा तो सीधा लिक्विडिटी जो है वो कर दी जाती है, मतलब नीलाम कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा था। तो अभी एट प्रेजेंट जो है IBC यहाँ पर इनिशिएट मत करो, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, जिससे कि इनको भी रिलीफ मिले, जो छोटी कंपनीज है उन्हें भी रिलीफ मिले और वो भी अपने हिसाब से अच्छे से कुछ स्ट्रेटेजी जो है वो बना सके कि कैसे फिर से यहाँ पर प्रॉफिट कमाया जाए।
अब यहाँ पर इकोनॉमी सेक्शन अगर हम देखते हैं तो उसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जूम ऐप जो है उसमें प्राइवेसी के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं। जूम ऐप आपने देखा होगा जिसमें आप ये कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, जो क्या बोलते हैं यार उसको, ये होता है ना, अरे वीडियो कॉलिंग जो होती है, मीटिंग कॉन्फ्रेंस टाइप का जो होता है वो आप कर सकते हो ना। तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पर कर सकते थे आप जूम पर, लेकिन प्राइवेसी के काफ़ी इश्यूज ऐसे बोल रहे हैं, इसीलिए भारत ने तय किया है कि इंडिजीनियसली एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर जो है बनाया जाएगा। अब देखिए, हमने कुछ दिन पहले, कल या परसों हमने डिस्कस किया था कि जो लॉकडाउन है वो हटने के बाद कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो छोटी छोटी इसके लिए हम कॉन्फ्रेंस के लिए दूसरे कहीं टाउन पर जाते थे, ट्रैवलिंग करते थे, वो अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, है ना। कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ पर घर से हो सकती है, जो वर्क फ्रॉम होम है वो यहाँ पर एक रिवाज बन सकता है। तो ये जो चीज़ है ये हम चेंजेस देख रहे हैं, और सरकार भी यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर जो है जल्द से जल्द लेकर आ जाएगी एंड ऑफ जुलाई तक, जहाँ से हमें भी फायदा मिलेगा। और खासकर जो एमएम एकेडमी से जुड़े हुए लोग हैं, एमएम एकेडमी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदा रहेगा, क्योंकि हम सब यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर से जुड़ पाएंगे, है ना। वैसे तो आपके लिए मैं ला रहा हूँ अलग से, लेकिन फिर भी इस सॉफ्टवेयर से भी हम जुड़ पाएंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एशिया है वहाँ पर 0% ग्रोथ जो है देखने को मिल रही है 2020 में, तो वर्स्ट है ओवर दी 60 ईयर्स। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मतलब समझ लीजिए इकोनॉमी जो है पूरी तहस नहस ही हमें देखने को मिल रही है। अगर आप फ्रंट पेज देखोगे तो उसमें देखने को मिल रहा है कि जो केसेस है वो थोड़े यहाँ पर कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा जो कर्व है वो यहाँ पर नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। उसी के साथ साथ चाइना जो है उसने भी ये कहा है कि 44% जो है ये यहाँ पर जिनको सिम्टम्स नहीं थे उनसे यहाँ पर ट्रांसमिट हुआ है। मतलब सिम्टम्स जो है ज़रूरी नहीं है सिम्टम्स बता ही जाए, है ना। तो इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें हमें फ्रंट पेज से जो है वो देखने को मिलती है। तो आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देख लेते हैं। हमारी खूबसूरत धरती जूम करते तो हमें भारत जो है वो देखने को मिलता है, और हमें उस स्टेट तक पहुंचने के लिए जो मैंने आपसे मैप में पूछा था, उस तक पहुंचने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो यहाँ जाना पड़ेगा, है ना। अरे ये कहाँ चला गया, हाँ यहाँ आ गया। तो ये है वो स्टेट जो कि है बिहार। तो बिहार वो राज्य है जो मैंने आपसे मैप में पूछा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसकी इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूर लिखी होगी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।